तो सभी को नमस्कार। तो यूपीएससी निकालने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की समझ बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे क्या पता चलता है, पेपर का एक तो स्टाइल पता चलता है कि स्टाइल कैसा है, दूसरा हमारी तैयारी किस स्तर पर होनी चाहिए और क्या हमें करना चाहिए। जो बच्चे 40 करेक्ट कर पाते हैं और 60 करेक्ट कर पाते हैं काट पीट के, उनके बीच में यही अंतर होता है कि एक तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और एनालाइज करते हैं कि यूपीएससी किस तरह से ट्रैप सेट करता है। तो आज हम पॉलिटी का पेपर डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। आप इन क्वेश्चनों को देखिएगा, मैं आपको ट्रैप बताऊंगा, है ना, और आपको समझ में आएगी सारी चीजें, बहुत फायदा करेगी ये क्लास। तो ये 2025 में जो पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर है, तो जरा इसको देखने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, इसको देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन देखिए, विद द रेफरेंस टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पार्डनिंग पावर के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्या ये चर्चा में रहा था पार्डनिंग पावर, राष्ट्रपति की कैसी शक्ति? ये सब चर्चा में रहा था जो गुजरात का एक मामला आया था। रिमिशन का मामला था ना। यस सर, यस सर। हाँ, कई मामले थे, उनको छोड़ दिया गया था और काफी सुप्रीम कोर्ट। लंबा टाइम हो गया था। तो अब इस पे बड़ी सिंपल सिंपल स्टेटमेंट पूछी गई है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति की यह ताकत कैसी होती है, यहां पूछा है विदाउट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द एक्सरसाइज ऑफ पावर इज सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, यानी इस ताकत का जुडिशियल रिव्यू थोड़ा सा किया जा सकता है। द प्रेसिडेंट पावर टू ग्रांट पार्डन एक्सटेंड टू द पनिशमेंट और सेंटेंस बाय मार्शल कोर्ट। मार्शल कोर्ट में भी इसको किया जा सकता है। तो अब आपको ये पूछना है कि क्या ये लक्ष्मीकांत में दिया गया है, उसका आंसर है यस। अब इसमें लक्ष्मीकांत भी दिया गया है और थोड़ा इसे करंट अफेयर से भी टच किया गया है, करंट अफेयर से भी टच किया गया है। और देखो ऑप्शन ये बनाए हैं, तो इसका मतलब है इसमें एलिमिनेशन मेथड भी लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है ना। अब इसको आप कैसे करेंगे, इसको करने के तरीके हैं। तो आपको देखना चाहिए कि इसमें पहले एक काटने का कोशिश करो। तो आपको ये कोई कौन सी स्टेटमेंट सही पता है? हमको ये स्टेटमेंट पता है कि मार्शल कोर्ट का भी राष्ट्रपति, कर सकता है पार्डन। है ना। हाँ, मार्शल कोर्ट, द प्रेसिडेंट पावर टू ग्रांट द मार्शल कोर्ट कर सकता है। तो तीसरा होना चाहिए, एक कट गया। अब जैसे ही एक कटेगा, पॉलिटी में तो आपको मारना चाहिए। आपको ये पता है कि प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर। क्या कोई भी पावर या ये पावर वो विदाउट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कभी कर सकता है? नहीं, इसमें भी वो सलाह लेता है। कोई भी नहीं कर सकता। जब तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसके पास है, कैबिनेट के पास, तब तक वो उनकी एडवाइस मानने के लिए क्या है, बाध्य रहता है। हम्म।
अगर लोकसभा भंग भी हो जाती तो भी वो वो भी उसका मानेंगे, सलाह तो लेना ही ये भी रहता है चला आर्टिकल गया, 74 है के ना। तहत। अब दिस एक्सरसाइज पावर इज सब्जेक्टेड टू लिमिटेड, ये लिमिटेड वर्ड है। लिमिटेड क्या कहता है? एक अगर यहाँ सीमा तक। रहता कि हर किसी चीज का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं प्रेसिडेंट का, तो ये शायद गलत हो जा सकता, लेकिन लिमिटेड लिखकर वो ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट में क्या दे रहा हूं, सही दे रहा हूं, सही दे रहा सही दे रहा हूं। और इसका आंसर बनेगा 2 और 3, 2 एंड 3। अब ट्रैप कैसे सेट किया है वो देखो। द प्राइम प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज, विद की जगह सिर्फ क्या लिख दिया है? विदाउट। मतलब यूपीएससी बहुत मोड़ता तोड़ता नहीं है, बस आपको ये पता है कि मैं बहुत ग्रेव स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसको भी आप पहचान सकते हो कि नहीं। अब ये पढ़ो, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां क्या हो गया? ये स्टेटमेंट सही हो गया। सही हो गया। द एक्सरसाइज द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर इज सब्जेक्ट टू लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब थोड़ी बहुत की जा सकती है, सही हो गया, है ना। और कैसे पता करोगे? हिंदू न्यूज़पेपर, और मैंने भी आपको पढ़ाया होगा, हाउ द पार्डनिंग पावर ऑफ इंडियन एंड यूएस प्रेसिडेंट डिफर, है ना। ये देखो, वाइल प्रेसिडेंट क्लेमेंसी पावर ऑफ इंडिया इज सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। पहले स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? इसका रिव्यू किया जा सकता है, और क्या वर्ड दिया गया है? लिमिटेड जुडिशियल। लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। ये देखो, ये केस हमने पढ़ा था बिल्किश बानो, याद आ रहा है, रिमिशन के ऊपर। यस सर, यस सर। 22 में गुजरात में 11 कन्विक्टेड को लाइफ दिखाए थे सारे इम्प्रिजनमेंट दिया था, कन्विक्टेड को कि जो काफी अधेड़ उम्र के हो गए थे। है ना, 2002 में। 8 में ये कहा था कि भाई इनको बार बार आप छोड़ते हो, ये सही नहीं है, रिमिशन को इसको रिवोक किया था। गुजरात ने क्या कहा था? कोर्ट ने बोला था क्या है, बैड फेथ में किया हुआ है तो हम क्या कर देंगे? ऑब्टेन फेवर ऑर्डर। तो ये दो कंट्रोवर्सी हुई थी। इसके अलावा खेहर सिंह वर्सेस सुधाकर का केस है ना, उसमें ये बोला था कि भाई हम जुडिशियल रिव्यू इसका कर सकते हैं। मतलब अब अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो ये सवाल आपका क्या होना चाहिए? सही होना सही होना चाहिए। चाहिए। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। आसान क्वेश्चन है। विद द रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल। हाउ मेनी ऑफ अबव वर एस्टेब्लिश एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये, इनमें से किसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था और वो बाद में बनी है। अब आपको क्या करना है? आपको अपने ट्रस्ट को, अपने जो आपने पढ़ा है उसको ट्रस्ट करना है। हमने पढ़ा है कि इंटर जोनल काउंसिल के लिए एक एक्ट है, और समय समय पर वो क्या है, एक आर्टिकल है, और जिसमें प्रेसिडेंट समय समय पर 260। यस सर। इंटर पर आर्टिकल है। 262 और 263 नहीं, ऐसे हाँ। कर। अब जोनल काउंसिल एक्ट से बनी है, ये हमने पढ़ा है। इवन नॉर्थ ईस्ट के लिए जो जोनल काउंसिल है वो एक्ट से बनी है, ये हमने पढ़ा है। यस या नो? यस सर। ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये क्या कहते हैं, नई कोई चीज बनी है, और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है। अब यहां सिर्फ इतना पूछा बड़ा पहला सवाल कि ये बताओ कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी थी।
और हम लोगों को अच्छे से पता है कि इसके अलावा और कोई दे रखी नहीं थी। कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्या ये रीजनल काउंसिल भी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्या हो, शामिल हो। शामिल हो। लेकिन आपको गट फीलिंग पर जाना है कि यार, कि हमने एक एक्ट पढ़ा हुआ है, लेजिस्लेचर पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि नहीं? यस सर। तो यानी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो बाद में कोई क्या पढ़ी होगी? एग्जीक्यूटिव। अब इसमें कुछ सही और कुछ गलत को मिलाकर बनाया गया है। हमारा आंसर क्या होगा? ओनली वन ओनली। वन। ये देखो, इंटर स्टेट 263, स्टेट रिकंसिडरेशन एक्ट 1956 और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वॉज क्रिएटेड विद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो आपको जो आपने पढ़ा है बस उस पे क्या करना है? ट्रस्ट। बाकी स्टेटमेंट को क्या मान लेना है? गलत माने में। हाँ, तभी आपका सवाल सही होगा। अब देखो, स्पीकर, ये तो इस साल भी चर्चा में है, पिछले साल भी चर्चा में था, और इस पर क्या आ गया? पिछले साल ही सवाल आ गया। ऑन डेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, द स्पीकर शेल नॉट वेकेट until immediately before the first meeting of the house after the dissolution। कि भाई, लोकसभा का जब डेजोल्यूशन हो जाएगा तो स्पीकर इमीडिएटली, जब तक अपना ऑफिस नहीं हटेगा, जब तक फर्स्ट मीटिंग नहीं हो जाएगी अगले हाउस की, आफ्टर द डेजोल्यूशन। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the member of Lok Sabha on being elected as a speaker shall resign from political party immediately। तो अपनी पार्टी से रिजाइन करे। द स्पीकर मे बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल ऑफ देम ऑफ हाउस प्रोवाइडेड 14 days नोटिस इज गिवन। अब ये पहली स्टेटमेंट यूपीएससी ने पहले भी ये एग्जाम में पूछ रखा है, और आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज में, या जो मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कराता हूं उसमें ये पढ़ा होगा कि भारत में क्या नहीं है, इन इंडिया क्या नहीं रहनी चाहिए किसी भी तरीके, कभी भी वेकेंट नहीं रहना चाहिए। वैकेंसी नहीं रहनी चाहिए, वैक्यूम के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं है। और ये तो आपने कई बार पढ़ा है, जब तक अगला नहीं आ जाएगा तब तक जब वो, तक अगला चुनाव नहीं होता तब तक वो पद खाली नहीं हो सकता। हाँ, चुनाव नहीं, जब तक आके पद धारण नहीं कर लेता। यस सर, यस सर। तो ये तो पद हमने ग्रहण नहीं अब करते। इसी में नॉट लगाया है और अनटिल इमीडिएटली लगाया है और इस स्टेटमेंट को बनाया है। अब यहां क्या किया है? क्या किया है? क्या वो स्टेटमेंट को सीधा लिख सकता था? ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, द स्पीकर will remain the office till the time of first meeting of the house, next house। ऐसे करके भी लिख सकता था, लिख सकता था, नहीं था रख सकता था कि अगली तक रहेगा। लेकिन उसने ये लगा के आपको टेस्ट करना चाहा कि आप जानते हो कि नहीं। ये कैसी इंफॉर्मेशन है? ये फर्स्ट लेयर इंफॉर्मेशन है, आसान इंफॉर्मेशन है कि क्या आप इतना भी जानते हो कि वो रहता है या नहीं, और नॉट और इमीडिएटली लगा के आपको चेक कर रहा है। देखो, नॉट लगा के और अनटिल इमीडिएटली लगा के चेक कर रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बहुत बेसिक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बहुत बेसिक। बेसिक क्या पूछ रहा है? आपने यूके का जब कंपैरिजन आप पढ़ते हैं कि भाई जैसे ही वो अपना वहां पर बनता है, वो इमीडिएटली पद से
क्या करता है, रिजाइन करता है पोस्ट से। और भारत में ऐसा नहीं। मतलब क्या ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट कोई डीप स्टेटमेंट है? बोलो बच्चों। नहीं सर। नहीं। अब जैसे ही हमने देखा, मान लीजिए हमें ये वाली इंफॉर्मेशन ही पता थी कि ये राइट नहीं है, मान लो ये भी पता नहीं, ये भी पता नहीं, पर ये हमें पता है कि इमीडिएटली रिजाइन भारत में नहीं करता है अपनी पार्टी से, बल्कि बना रहता है। और आपने कई बार, क्या एक इंफॉर्मेशन काटते भी वो बन गया क्या सवाल? यस सर। और ये हमको क्या रहता है, 100% इस पे श्योरिटी है। बोलो, इस पे तो श्योरिटी। यस सर। और ये कैसी इंफॉर्मेशन है, बहुत ही बेसिक और जनरल। बेसिक इंफॉर्मेशन है, सबको पता रहती है, जिसने भी लक्ष्मीकांत पढ़ी है, क्लासेस लिए। क्या ये मुश्किल सवाल है? बस आपको नॉट देखना है, इमीडिएटली देखना है, और ये एक्सेप्शन को देखना है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही एक्सेप्शन बनाकर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब अगला सवाल खुद देखिए आप, और इसमें मुझे बताने का प्रयास कीजिए कि क्या उल्टा नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन हिंदी में नहीं है। ना, इंग्लिश में देखो, मैं पढ़ता हूं। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस टू द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। तो एज अ गवर्नर के रूप में जो भी वो क्या करेगा, पद पे कार्य रहते हुए करेगा, उसके लिए वो आंसरेबल नहीं होगा किसी कोर्ट। किसी भी कोर्ट में। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। उसके ऑफिस के टर्म में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी। A member of state legislature are not liable for any proceeding in any court with respect to anything they said within the house। वो कुछ भी बोलते हैं तो कोई स्टेट लेजिस्लेचर में तो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। क्या नहीं जा सकता? किसी कोर्ट में जा नहीं नहीं सकता। सकते। अब ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है। यस सर। ये आप फंडामेंटल राइट्स में ही पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। हाँ सेक्शन यस ऑफ सर। आर्टिकल 14, 14। कि भाई गवर्नर को भी इम्यूनिटीज हैं, और राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट जो को भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। है ना, यस सर। प्रेसिडेंट को भी क्या है, इम्यूनिटीज हैं। और एक्सेप्शन है मेंबर ऑफ 14 को का। भी क्या है, इम्यूनिटीज हैं, छूटे हैं। और ये तीनों उसी में आती हैं, और तीनों ही आपने पढ़ी हैं। अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एनीथिंग दे सेड, इसको क्या कहते हैं? जो कुछ भी उन्होंने कहा, उनको क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। स्पीच है। लेकिन अगर यहां लिख देता एनीथिंग दे हैव डन, तो ये क्या हो जाता? गलत हो जाता। क्योंकि अगर वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, पैसा, कुछ गलत करेंगे। यस सर। हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, या फिर वहां गलत तरीके से वोट ऑन कॉन्फिडेंस करा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी तो क्या हो जाएगी, ऐसा नहीं। प्रोसीडिंग हो जाएगी। जो कुछ भी होता है उसमें इम्यूनिटीज है, कुछ मामलों में इम्यूनिटीज नहीं है, उसका भी क्या हो सकता है,
जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये हो सकता है। अब आपको सोचना है क्या ये सवाल गलत था, मतलब क्या ये सवाल मुश्किल था। अगर ठीक से स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो ये सवाल आपने क्या किया हुआ है, पढ़ा हुआ है ना। यस। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, ये बिल्कुल ठीक है। जब तक क्या रहता, कौन सी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। कौन सी हो सकती है, सिविल हो सकती है। वो भी उसको नोटिस देना पड़ता है, कितने मंथ का नोटिस, 2 मंथ का। 2 मंथ्स का। उसको उसको और प्रेसिडेंट को ये दी क्यों गई, उसको और प्रेसिडेंट को ये दी इसलिए गई मेरे बच्चों, क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई क्रिमिनल केस लगा देगी तो बेचारा क्या करता रहेगा। केस लड़ता कोर्ट जाता रहेगा। हाँ, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। अब उसका काम ये सब करना है, उसको बोला भाई जब तक आपका टेन्योर है तब तक आप रिलैक्स रहिए, क्या रहिए, हर रिलैक्स चीज। रहिए। क्या ये बात समझ में आई। यस सर। ये क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन पर। इफ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज बिकम सब्जेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल का एक क्वेश्चन है, हाउस ऑफ द पीपल जिसको क्या कहा जाता है, लोकसभा। द प्रेसिडेंट डिसीजन अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी फाइनल। गलत है। There is no mention of word political parties in the Constitution of India. तो पॉलिटिकल पार्टी वर्ड का कहीं पर भी मीनिंग नहीं, कहीं पर भी क्या है, इस वर्ड को डाला गया नहीं। अब ये 10th शेड्यूल का क्वेश्चन है। 10th शेड्यूल में बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई। क्या पूछी गई है, इफ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी ये लोकसभा की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट लोकसभा, हैज बिकम सब्जेक्टेड टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल, द प्रेसिडेंट डिसीजन, प्रेसिडेंट देता है, कौन देता है, स्पीकर देता है। स्पीकर देता है। पहला तो वेरी बेसिक डिसेज, बहुत ही बेसिक डिटेल पूछी है आपसे, विद ओपिनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही हटाने की बात हो रही है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एमपी है ना, तो यस सर। 543 एमपीज को रिमूव की बात हो रही है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी 70 लोग उसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे, वो भी शामिल है। तो और ये बोल रहा है विल बी फाइनल, मतलब दो दो, एक ही लाइन एक ही स्टेटमेंट में दो मिस्टेक कर रहा है। सिर्फ क्या लिखा है यहां, रिप्लेस किया है अथॉरिटी को, यही किया है ना। यस सर। आपसे सिर्फ एक ये क्वेश्चन क्या है, अगर ये क्वेश्चन कोई एसएससी में आए या पीसीएस में आए तो इसी सवाल को क्या कौन पूछेगा, 10th शेड्यूल में रिमूवल कौन करता है, ए प्रेसिडेंट, बी स्पीकर, थर्ड पीएम, फोर्थ इलेक्शन कमीशन। यही तो सवाल पूछा है उसने, और सवाल कौन क्या पूछा यस सर। इस इसमें क्वेश्चन वन में, लाइन, इसमें थोड़ा इलोबरेट करके बताओ। मतलब उसी को उसने, यूपीएससी सिर्फ इतना से ही काम करता है, एसएससी के सवाल को या पीसीएस के सवाल को ही थोड़ा एक्सपेंड। कॉम्प्लेक्स यस। वर्ड्स में लिख देता है। अगर ये ऐसा सवाल आ जाए तो आप एकदम से क्या मार देंगे, स्पीकर। सही मार देंगे। और ये मैं गलत कर रहा हूं,
ये मैं गलत कर रहा हूं, इसके लिए भी उसने कितनी मिस्टेक की है? दो मिस्टेक्स की। अब आओ, देर इज नो मेंशन, अब नो भी आपको देखना है, ऑफ वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि कहीं पर भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं, कहीं भी लिखा नहीं। तो आपको सोचना चाहिए कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वहां कभी भी ये वर्ड आया ही नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टी? ऐसे ये गलत है, क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से सोचा था कि आजादी के टाइम से ही कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कई सारी पार्टियां थी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पार्टी नहीं का नाम नहीं होगा। अरे पॉलिटिकल साइंस की या कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिस है वह वो क्या राजनीतिक है? दल ही है। यस सर। अब कभी आपसे ऐसा पूछ ले, देर इज नो मेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैसा हो जाएगा ये वर्ड? एक्चुअली में गलत हो जाएगा। मतलब इसके चांसेस कितने हैं कि ये वर्ड मेंशन ही ना रहे? 0%। मतलब बहुत ज्यादा। हमारा तो क्या है, बहुत ही ज्यादा बल्कियल है। और आप इसी में देखो, ये लिखा है 10th शेड्यूल में ही, कोई ही कि अगर आप 5 चीजें याद करोगे तो वहीं लिखा है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल के विरोध में मतदान करता है तो उसके, यस सर, नहीं वन करना थर्ड चाहिए। अगर मर्जर करता है, पहले वो क्वेश्चन निकालो, उनको पढ़ो। मर्जर करती है पॉलिटिकल पार्टी, अपनी फ्रेम करती है, तो क्या माना जाएगा? नई राजनीतिक दल माना जाएगा। 2/3 करती है तो ओके। वहीं पर क्या वर्ड लिखा हुआ है? राजनीतिक दल। अच्छा, इवन जो जो राज्य सभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है, वो विद इन 6 मंथ क्या ज्वाइन कर सकता है? किसी भी पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल, राजनीतिक पार्टी को, यस सर। मतलब जो क्वेश्चन पूछा है उसी के अगर आप वो दोहराएं तो वहीं ये वर्ड कितनी बार आ रहा है? कई बार आ रहा है। तो आप यहां से भी पकड़ सकते हो और यहां से भी पकड़ सकते हो। 10th शेड्यूल में प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर रहता है और चेयरमैन कहता है। आर्टिकल 2 में प्रेसिडेंट डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन, वो बाकी के हैं। ये देखो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी वर्ड नहीं है, बट 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में 10th शेड्यूल में कई बार पॉलिटिकल वर्ड ही आया है। देखो, मल्टीपल टाइम्स आया है। हाउ द मेंबर्स आर इलेक्टेड व्हेन दे हैव डिफीटेड, इट इज ऑल्सो इन रेफरेंस टू आर्टिकल 243 इन 91st अमेंडमेंट एक्ट। तो मतलब अब ये आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा आपको अपना रीजनिंग लगानी है। क्या लगानी है? रीजनिंग लगानी। और जैसे ही रीजनिंग लगाओगे, अब ये तो बड़ा वेग सा स्टेटमेंट पूछा गया है, और ये फर्स्ट लेवल इंफॉर्मेशन क्या करके बताई गई है? ट्विस्ट करके बताई गई है। क्या ये बात क्लियर हुई? कैसे बताई गई है? ट्विस्ट कर। अब ये बताओ, ये सवाल क्या मुश्किल है? आंसर इसका बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान सा सवाल है। अब देखो, अब यूपीएससी आपको यहां फंसाएगा। ये आपको पढ़ना है, पॉलिटी में नोट भी पूछता है, या नोट पूछा है। आपने में से बहुतों ने नोट ही नहीं पढ़ा होगा, जब देखा होगा तो नोट को पढ़ना है। पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्टेड ऑन ऑल स्टेट। तो कहता है भारत में ऑल स्टेट में इस समय
क्या है, 3 लेवल होते हैं और मध्यवर्ती इंटरमीडिएट लेवल पर अभी भी सब जगह है। तो ऑल स्टेट, अब ऑल एक्सट्रीम है, आपको कंफ्यूजन आ सकती है ऑल में है या नहीं। To be eligible to be the member of panchayat at intermediate level, a person should attain a age of 35। बताइए, ये स्टेटमेंट 30 सही हो ईयर। सकती है क्या? नहीं। वहां से तो बोला गया 21 का भी, 21 का भी हम क्या नहीं मानेंगे, जिसकी 21 साल उम्र है उसको भी डिस्क्वालिफाइड नहीं मानेंगे, यस या नो? यस सर। और यहाँ क्या लिख दिया है? 30। तो बिल्कुल ही गलत है। Chief Minister of State constitute a commission to review the final position of panchayat at the intermediate level to make recommendation of distribution of net proceed of taxes, duties, levies of state between state and panchayat at district level। अब यहाँ क्या पूछा गया है? द चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन। नहीं, ये भी चीफ गलत है। मिनिस्टर करता है? नहीं, गवर्नर करता है। अब बताइए, ये सिर्फ क्या किया है? अथॉरिटी चेंज किया। बाकी कुछ नहीं किया, अथॉरिटी चेंज किया। यहां क्या है? एज चेंज किया है, यहां और लिख दिया है। तो ये और ये तो क्लियर कट क्या रहा है? तीनों ही गलत है। नहीं, ये 2 और 3 तो बिल्कुल ही सही समझ में आ रहा है कि ये तो एकदम ही गलत है, और यस सर। ये समझ में आ रहा है कि ये भी गलत है। अब कईयों ने तो नॉट ही नहीं पढ़ा होगा, यहां पे प्रॉब्लम है, ये देखो 18 ईयर, जहां पर 2 आर्टिकल 243 बी क्या कहता है? स्टेट जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वो पंचायत का इंटरमीडिएट ना बनाए। कई स्मॉलर स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं जहां 2 टायर सिस्टम अभी भी चल रहा है। मिनिमम एज 21st ईयर, लोकसभा के लिए इतना, ये इतना। स्टेट फाइनेंस कमीशन 5 ईयर में कौन बनाएगा? स्टेट में गवर्नर और सेंटर में प्रेसिडेंट बनाता है। अब देखिए ये 21 है, यहां पर सिर्फ ये चेंज किया गया है, यहां पर ये चेंज किया गया है। तो 18 ही है मेंबर ऑफ। नहीं, 21 है बेटा, 18 नहीं 21 है। मिनिमम एज इन पंचायत। जैसे ग्राम सभा के लिए 18 है। हम्म इंटरमीडिएट पूछा है ना। हम्म। ग्राम सभा का सदस्य जो भी वोटर लिस्ट में है वो बन सकता है। क्या बात समझ में आई? यस। ग्राम सभा। अब इस इंफॉर्मेशन को भी कई जो व्यक्ति हैं वो नोट में सही नहीं कर पाएंगे, ये नहीं ध्यान देंगे, ठीक है, ये आपको देखना है। अब आइए लोकपाल। लोकपाल पे इंफॉर्मेशन ट्विस्ट की गई, करेक्ट पूछा है 1 2 1 4 3 नन ऑफ अबव, यानी ये सवाल मुश्किल बनाया गया है। लोकसभा कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन करप्शन अगेंस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कि लोकपाल क्या नहीं कर सकता? प्रधानमंत्री की इंक्वायरी नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर की इंक्वायरी सही में नहीं कर सकता क्या? कर सकता हमने है। पढ़ाई है, ये इंस्टीट्यूशन लोकपाल बनाई ऐसा है जो एमपी समेत पीएम ऑफिस।
पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी कर सकता है, यस सर। इसीलिए ये इनसे भी ऊपर बताया गया था। अब यहां सिर्फ क्या चेंज किया हुआ है, कैन, कैन को सिर्फ क्या लिख दिया है, कैन नॉट। पहली लाइन में ही ये पढ़ते हैं आप, तो करेक्ट पूछा है। यस सर, इसकी कार्यवाही में कौन कौन शामिल है, पहला यही दिया रहता है, पीएम का भी कर सकता है। द chairperson member shall not be a person less than 34 year of age on the date of amusing chairperson of a member in case may be। अब यहां पर है 45 ईयर होना चाहिए जब वो बने। अब ये हमें पता नहीं, ये हमें पता नहीं, मान लो नहीं पता, नहीं याद आ रहा। द लेजिस्लेचर पर्सन शेल अ मेंबर शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड ओनली, यहाँ ओनली लिखा हुआ है देखो, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकमेंट रिटायर हैज टू बी अ चेयरमैन। ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसको हेड करेगा, लोकपाल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करेगा। तो आपने कई बार पढ़ा है कि पहले जहां भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट थी उसको डाइल्यूट करके इन्होंने क्या किया है, हाँ, एक नया मेंबर। रिटायर भी कर लिखा है, प्लस अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी लिखा है। क्या ये बात आपको पता है, हर जगह गवर्नमेंट ने ये वाला क्लॉज डाला है, क्योंकि कई बार चीफ यस। जस्टिस ऑफ इंडिया क्या नहीं हो सकते, क्या नहीं होते, भाग लेने या नहीं चाहते। तो क्या ये सही होगा, चीफ जस्टिस लिखा है, नहीं। ओनली द चीफ जस्टिस, क्या ये कभी सही हो सकता है, आप बताइए। नहीं सर। यहां पर भी गलत लग रहा है स्टेटमेंट, और चीफ जस्टिस भी गलत लिख रहा है। अगर यहां ये लिख देता चीफ जस्टिस इंडिया एंड अदर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तब ये स्टेटमेंट क्या लग सकता था, सही 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 लगता लगता, है। लेकिन ओनली लगाकर ये स्टेटमेंट गलत बना दिया गया। द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाई टू पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट, अब यहां बट नॉट लगा दिया, टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउट ऑफ इंडिया। बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर या आईएफएस ऑफिसर बाहर चला गया है और वो कोलंबिया में या अमेरिका में काम कर रहा है और वहां करप्शन कर रहा है, तो उसकी इस पे लागू नहीं होगा। उस पर नहीं। ऐसा हो सकता है? नहीं सर। भाई एक तरफ आप कहते हो प्राइम मिनिस्टर पर हम लागू करेंगे, और एक तरफ इंडियन पब्लिक सर्वेंट को छोड़ दोगे, बोलो। नहीं सर, ये उल्टा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री बड़ा पोस्ट है तो उसको लगा सकते हैं, वो छोटा पोस्ट है तो कैसे रोक सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत, सब पर ही लगेगा। अब आओ, अब यहां 45 साल उम्र है या नहीं, इस पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कितनी उम्र है। तो आपको पता है इसमें कुछ मेंबर तो जुडिशियल आते हैं और कुछ मेंबर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये 60 प्लस के बाद नहीं आते, बल्कि 45 के ही बाद आते हैं। जब तो यहां पर एज पूछा है, कई जगह कई बार यूपीएससी ने एज पूछा है, तो कम से कम किसी भी ऑफिस का हमको क्या याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एज। एज याद करना। ये हमको एक लर्निंग है ना कि एज, यस सर, एज और उनके लिए जो चयन कमेटी बनती है उनके जो मेंबर्स कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं लर्निंग क्या है, एज रटना पड़ेगा, कितने मेंबर्स हैं, 8 हैं, 5 हैं, 10 हैं, और उनके लिए जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो भी याद करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ गई तो क्या हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगा। अब ये 45 लिखा है और
पता होना चाहिए। देखो, यहां पर क्या है, हैज टू बी चेयरपर्सन, ये गलत लिखा गया है। बट नॉट गलत लिखा गया है। सिटिंग, यहां कैन नॉट गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बस कैन नॉट। 45 सही लिखा गया है। तो क्या कर रहा है, पढ़ाई के साथ साथ आपके को रिलेशन को भी ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि आप को रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? सवाल देखिए, विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड सेंट्रल एक्ट, कैन एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रिगेट फंडामेंटल राइट। तो ऑर्डिनेंस जो केंद्रीय कानून है, सेंट्रल एक्ट, उनको बदल सकता है। ऑर्डिनेंस से फंडामेंटल राइट्स को भी क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम बैकडेट। अब ये क्या है, अब इसमें आपको दिमाग लगाना है। हमको ये तो पता है कि सेंट्रल एक्ट को वो क्या कर सकता है, बदल सकता है। हमको ये भी पता है अगर सिविल मैटर है तो रिट्रोस्पेक्टिव से इंडिया में लागू हो जाता है। लागू हो सकता है। ये भी आपको क्या है, पता है। और ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकता है। कम कर सकता है या कम नहीं कर सकता, सिर्फ कैन का गेम है और कैन नॉट का गेम है। आपने ये पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स को लेकर कोई भी अगर लॉ उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, इवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी उसको लॉ करेगा, तो वो आर्टिकल 13 के तहत क्या माना जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा। नल एंड वॉइड। वाइट। आर्टिकल 3 यही तो कहता है। यस सर। और यहां तो बात हो रही है फंडामेंटल राइट को चेंज किससे किया जाता है, ऑर्डिनेंस से किया जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये बताइए कि ऑर्डिनेंस कैन और कैन नॉट का डिफरेंस आप जान रहे हैं या नहीं। अब 1 और 3 आप जान रहे हैं, तो 1 2 तो नहीं होगा, ये और ये होगा। और यहां इसने क्या किया, कैन नॉट को कैन कर दिया। कैसे कैन कर दिया, ये देखिए। आर्टिकल 13 ये कहता है an ordinance has to be the same force as the act of the particle. Parliament can be retrospect. However, any law cannot violate or abrogate fundamental right. ये इसका एक्सेप्शन है जो आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एक्सेप्शन जो आपसे पूछा गया है। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई वही काम ऑर्डिनेंस कर सकता है जो कोई लॉ कर सकता है। और लॉ भी आर्टिकल 13 को क्या नहीं कर सकता, कमजोर नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है अगर थोड़ा दिमाग लगाते हो। अब ये तो बहुत ही आसान सवाल है यूपीएससी ने, कि ये मैच करो कि कौन कितने स्टेटमेंट सही है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल कौन सा है ये, आर्टिकल 50। 50।
डीपीएसपी का। अगर यही यूपी एसएससी सवाल पूछता तो बोलता आर्टिकल 50 में है, या पीसीएस पूछता तो यहाँ आर्टिकल 50 लिखता। यस या नो? यहाँ यस सर। उससे भी आसान पूछ लिया कि ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर। 49 वाह। डीपीएसपी। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, अपने समावेशिक कल्चर को बचाना है। ड्यूटी है या डीपीएसपी है? ड्यूटी सर, ड्यूटी भी और डीपीएसपी भी है डीपीएसपी कैसे है? सर। विरासत और स्मारकों का संरक्षण। उसको अंग्रेजी में मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। मॉन्यूमेंट्स को बचाना है, यस सर। मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज में अंतर विरासत होता है। फंडामेंटल ड्यूटी है ये। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दी फैक्ट्रीज, ये क्या है? फंडामेंटल फंडामेंटल राइट। राइट। अगर इसको पीसीएस पूछता तो ऐसे पूछता, आर्टिकल 23 है कि 23। आर्टिकल 24। 24 है। अब यहां पर उसने करेक्टली मैच पूछा है, ऑल 3। बहुत आसान सवाल है, इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। तो ये आपकी, मैंने सारे क्वेश्चन जो इसमें कराए वो मैंने आपको कराया। तो आपको लर्निंग क्या लेनी है? पूरी एक्सरसाइज से लर्निंग ये लेनी है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके फैक्ट्स आप याद करें, जितनी भी बॉडीज हैं, और वो बॉडीज जो किस में चल रही हैं, न्यूज में चल रही हैं। लिखो अब इसको, एक्सेप्शन याद करें, कोई रूल वहां दे रखा है तो उसके एक्सेप्शंस याद करें। तीसरा, भाई उसकी अथॉरिटी कौन है, ये तो आप याद करें कि जो उस काम को कर रहा है उसके पिताजी कौन है। फैक्ट में एज जरूर याद करें। एक्सेप्शन में क्या वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता, ये जरूर याद रखें। और करंट अफेयर में भी जो इशू आएगा वो कैसा आएगा? टॉप लेवल का इशू आएगा। टॉप लेवल के इशू में पहली 2-3 लाइनों में ही जो अभी चर्चा में चल रहा है, और हार्डकोर पॉलिटी पूछी जा रही है। मतलब पॉलिटी का नेचर वही है जो 20 साल पहले था, उसी को थोड़ा एक्सेप्शन बनाकर, लॉजिक बनाकर पूछा जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब वो कौन सी संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कैन है, कैन नॉट है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन ही है जो पूछे गए हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। इवन जो मैं अपने टेस्ट के डिस्कशन भी कराता हूँ, यूट्यूब पर क्लासेस लेता था या लेता हूँ, उसमें भी ये सवाल है कि नहीं है, ये सवाल भी है। अगर आप मेरे 2 साल पुरानी क्लास भी देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। उसी को उसने ट्वीक करके पूछा गया है। तो इसमें से ये 10th शेड्यूल बहुत बेसिक सवाल है, बस उसको थोड़ा ट्विस्ट किया गया है। यहां पर सिर्फ क्या किया गया है, अथॉरिटी को पूछा गया है। तो इस नजरिए से आप सवाल को करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसी नजरिए से आपको करंट अफेयर या पॉलिटी करनी है। पॉलिटी में अगर मान लीजिए, अगर आपको रियली पास करना है, अगर 15 सवाल आ गए उसमें या 17 सवाल आ गए, तो आपके 80% एकदम सही बनने चाहिए, 80 to 90। ये एक्यूरेसी आपको चाहिए। 14 से 15 सवाल आपको सही करने पड़ेंगे। अगर 12 आ गए तो 10 सही करने पड़ेंगे।
80 to 90% एक्यूरेसी आपको चाहिए, क्योंकि साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट दोनों ही क्या हैं, हवा में है। तो मुझे आशा है कि आपको इससे आपकी क्या बड़ी होगी, समझ बड़ी होगी। हम और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। यस सर। तो भी आप देखिएगा।